गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या हैं। फैमिली कोर्ट जैसा कि आप जानते हैं, इसे कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है और फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 भी कहा जाता है। फैमिली कोर्ट एक्ट के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है और अधिकतर फैमिली कोर्ट के नाम से ही इसको जाना जाता है। आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या हैं, ये इस एक्ट की धारा 14 से संबंधित है। इसमें इसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है और फैमिली कोर्ट एक्ट में कुल एक लगाए 23 धाराएं हैं, जिसमें धारा 19 में अपील का प्रावधान बताया गया है, जिसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया है और फैमिली कोर्ट से रिलेटेड तकरीबन 10 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और ये जो आज का वीडियो है, इसमें जो धारा 14 पर बताया गया है उस पर तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे ही सही, लेकिन इसके साथ ही कुछ उदाहरण भी मैंने तैयार किए हैं ई बुक में। और उसी के अलावा धारा 14 के बारे में डिटेल व्याख्या और इसकी शक्तियों को एविडेंस एक्ट से किस प्रकार से जोड़कर इसमें बताया गया है। और एविडेंस एक्ट जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आप जानते हैं, लेकिन बीए से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसको संशोधित कर दिया गया है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसकी कुछ धाराओं में भी क्रम वाइज परिवर्तन किया गया है। उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी जो बुक में इसकी परिभाषा दी गई है सर, सबसे पहले मैं आपको बुक में से इसकी परिभाषा प्रकार बताता हूं, ताकि वर्ड टू वर्ड, ताकि आपको सबसे पहले ये पता लग जाए कि आखिर बुक में इसकी परिभाषा क्या दी गई है, क्योंकि बुक में दी गई परिभाषा ही सर्वोपरि है। उसके बाद ही हम उसकी व्याख्या करेंगे, इसके उदाहरण को समझेंगे सरल तरीके से कि आखिर ये किस प्रकार से इसकी शक्तियों को परिभाषित करती है। परिभाषाओं पर जाने से पहले सर मैं इसका शॉर्ट में बुक में से आपको कुछ प्रारंभ में इसका परिचय करा देता हूं कि यह अधिनियम भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में लागू किया गया। और इसको जो है कि इसका जो प्रारंभ में ही सर लिखा हुआ है, उससे ही पता लगता है कि इस जो फैमिली बुक कोर्ट एक्ट है उसमें क्या क्या बताया गया है। विवाह और कौटुंबिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनके शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय स्थापित करने का और उसमें संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित, मतलब इस मकसद से इसको बनाया गया है कि कौटुंबिक बातों से संबंधित विवाद, उनमें सुलह समझौता और शीघ्र निपटारा उसमें हो, इसी उद्देश्य से, इसी मकसद से इस एक्ट को बनाया गया है। इसकी धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 है। जो बुक में बताया गया है उसमें सर इसका जो नाम बताया गया है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 है। ये मैं शॉर्ट में सर आपको परिचय दे रहा हूँ, संक्षिप्त में। उसके बाद हम धारा 14 पे तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन चूंकि फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मैटर है तो फैमिली कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण धारा है उसके बारे में भी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सर जो बताया गया है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह ऑल इंडिया में ये एक्ट लागू है। इसी प्रकार से इसमें उस तारीख को पूर्वत होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करे, विगत करे और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। परिभाषाओं में सर न्यायाधीश, अधिसूचना, विहित और कुटुंब न्यायालय, ये इसकी परिभाषाएं बताई गई हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि सभी शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है, प्रयुक्त तो किए गए लेकिन परिभाषित नहीं है, तो उनका अर्थ क्या माना जाएगा? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिता में है। मतलब अगर इसमें दिए गए शब्द लेकिन परिभाषित नहीं है तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो उसकी परिभाषा दी गई है वही परिभाषा इसमें मानी जाएगी। इसमें अध्याय 2 में कुटुंब न्यायालय की स्थापना के बारे में सर बताया गया है। और अध्याय जो है कि धारा 4 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 5 में समाज कल्याण अधिकरणों के समायोजन के बारे में बताया गया है। 6 में कुटुंब न्यायालय के परामर्शदाता अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के बारे में बताया गया है। अब इसमें सर जो हमारी मुख्य जो परिभाषा है, मैं उसी पर आ रहा हूं आपको, और बाकी का मैं वीडियो के अंत में भी आपको महत्वपूर्ण उसकी जानकारी दूंगा। धारा 14 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सर धारा 14 उसमें बताया गया है, यह फैमिली कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसी से संबंधित धारा है सर। ये कोई कुटुंब न्यायालय ऐसी किसी रिपोर्ट
ये सर मैं आपको बुक में से ही पढ़ के बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको जानकारी जो दे रहा हूँ वो बिना किसी आधार के दे रहा हूँ। पहले मैं बुक में से ही पढ़ के बता रहा हूँ सर, जो लॉ बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर जो व्याख्या है वो सरल इंटरप्रिटेशन होगा, वो बात की बात होगी। इसमें बताया है सर कि कोई कुटुंब न्यायालय ऐसी किसी रिपोर्ट, नंबर 1, नंबर 2 है कथन, नंबर 3 दस्तावेज और जानकारी, यह बात को जो उसकी राय में किसी विवाद के प्रभावकारी रीति से कार्रवाई करने में उसकी सहायता कर सकेगी। मतलब न्यायालय की राय है कि प्रभावकारी रीति से वो उसकी सहायता करेगी, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन अन्यथा सुसंगत या ग्राह्य हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में प्राप्त कर सकेगा। मतलब साक्ष्य अधिनियम में चाहे वो ग्राह्य है या नहीं, लेकिन यदि ऐसा लगता है कि वो न्याय प्राप्ति में सहायक है तो उसको ग्राह्य किया जाएगा। क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और उसको परिवर्तित करके BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। इसके लिए सर मैंने एक ई बुक भी तैयार की है, और आगे की जानकारी मैं आपको उस ई बुक के अंदर से ही दूंगा। उस ई बुक की लिंक में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप जब उस पर देखेंगे तो ई बुक डाउनलोड लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप उस ई बुक पर पहुंच जाएंगे। 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां जाकर खरीद सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स का ये कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाए उसका PDF हमें जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये PDF ही है सर, ये जो ई बुक है इसको आप PDF के लें या ई बुक के लें, ये आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी। आप जैसे ही भुगतान करेंगे तो इंस्टामोजो की ओर से आपके ईमेल पर एक मैसेज आएगा डाउनलोड का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास वहां से मैसेज नहीं आता है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं इंस्टामोजो पे उसकी कंप्लेंट जरूर भेजूंगा और आपको कैसे भी PDF उसका उपलब्ध में करा दूंगा। उसकी आप चिंता ना करें PDF की। आप भुगतान करने के बाद अगर प्राप्त नहीं होता, वैसे तो इंस्टामोजो तुरंत ईमेल भेज ही देता है, कभी कभी 2-3 घंटे लेट हो जाता है। कोई कारण हो अगर ना भेज पाए तो आप चिंता ना करें, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम सब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको उस ई बुक की ओर लेकर चलता हूं जो मैंने सरल उदाहरण के साथ आपके लिए तैयार की है। तो आइए सर, ई बुक पर जाने से पहले सर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूं। जो मेरे चैनल पर अभी जो मैंने फैमिली कोर्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं उसमें पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 क्या है, इसमें फैमिली कोर्ट का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, पूरा मेरे द्वारा बताया गया है। और इसमें KA अब्दुल जलील विरुद्ध TA शाहिदा AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 3184, उसकी एक साइटेशन भी मैंने ई बुक के अंदर प्रिंट की है और उसमें से पढ़कर भी इस वीडियो में पूरी डिटेल मैंने जानकारी बताई है कि किन किन मामलों की सुनवाई कर सकता है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके बारे में भी मैंने जानकारी दी है। इसी प्रकार से हमें फैमिली कोर्ट में वकील चाहिए, क्या हमें फैमिली कोर्ट में वकील की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ती है, और क्या फैमिली कोर्ट में वकीलों को पैरवी करने से रोक दिया गया है, ये अक्सर सवाल हमारे मन में पैदा होता है। तो इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, क्या फैमिली कोर्ट में एडवोकेट की आवश्यकता होती है, उस पर पूरी ई बुक और साइटेशन के साथ जानकारी दी है। सर मैंने उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक साइटेशन है 10 मार्च 2006 साधना पात्रा विरुद्ध सुभद्र प्रधान, ये साइटेशन भी मैंने उस ई बुक के अंदर प्रिंट कर दी है। आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। इसका पेरा क्रमांक 6 और 37, उसमें विशेष तौर से बताया गया है। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2 मुख्य प्रश्न बनाए गए थे जो वकील की पैरवी से संबंधित है, और पेरा 37 में बताया भी गया है कि धारा 13 के तहत न्यायालय को न्याय प्राप्ति हेतु यदि आवश्यक लगता है तो वकील की पैरवी की अनुमति दे सकता है। विधि विशेषज्ञ, विधि व्यवसायी, वाद मित्र, कानूनी मित्र, इस प्रकार से उनकी अनुमति दी जा सकती है। वैसे सर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि सामान्यतः 99% फैमिली कोर्ट से रिलेटेड जितने भी मुकदमे वही वकील साहब के द्वारा ही पेश किए जा सकते हैं, पेश किए जाते हैं। मेरे ही द्वारा एक दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का वाद पेश किया गया, अभी जस्ट पेश किया गया। अभी 2-3 दिन पहले ही एक मेरे पास मुकदमा भी आया जिसमें वो वकील साहब ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 7 की बजाय आदेश 7 नियम 1 CPC के तहत मुकदमा पेश कर दिया। अब ये कई बार सर टंकन त्रुटि से भी हो जाता है या भूलवश भी हो जाता है, या हमें कई बार ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। 7 धारा 7 फैमिली कोर्ट एक्ट की है और CPC का भी आदेश 7 में वो भी साथ ही है संख्या में, तो कई बार भूलवश भी हो जाता है।
हालांकि उसमें मैंने बताया भी है आपत्ति का तरीका कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत उसमें आपत्ति पेश की जाएगी। न्यायालय से निवेदन किया जाएगा कि ये फैमिली कोर्ट एक्ट न्यायालय में पेश किया जाना था और ये गलत तरीके से दीवानी न्यायालय में पेश कर दिया गया, इसमें धारा गलत लिखी गई है, इसलिए बात को खारिज किया जाए। अब ये न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है, या तो वाद को ट्रांसफर करने का आदेश कर दे या रिजेक्ट कर दे, वो अलग चीज होती है सर। हालांकि ऐसी गलती ना हो इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है और उड़ीसा उच्च न्यायालय का मैंने हवाला भी दिया है सर। ये उड़ीसा उच्च न्यायालय 10 मार्च 2006 साधना पात्र विरुद्ध सुभद्र प्रधान, इसका पेरा क्रमांक 6 और 37, ये उस वीडियो में डिटेल से बताया और ई बुक में भी उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे भी जो ई बुक मैं अपलोड करूंगा उसमें भी ये साइटेशन आपको मिल जाएंगी और पूरी डिटेल जानकारी इसको अध्याय में बांटा है। इस ई बुक को मैंने लगभग 12 अध्याय है मेरे, जिसका परिचय भी मैं आपको इसमें आगे करा दूंगा। तो आइए सर हम बिना देरी करे ई बुक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर फैमिली कोर्ट की शक्तियां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं बीएसए 2023 के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसकी जो मैंने प्रस्तावना तैयार की है सर, संक्षिप्त में आपको प्रस्तावना बता देता हूं क्योंकि प्रस्तावना बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इससे आपको बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। पारिवारिक विवाद जैसे कि विवाह विच्छेद, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी आदि मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण सामान्य दीवानी न्यायालयों से भिन्न होता है। इसलिए इन मामलों के लिए भारत सरकार ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की स्थापना की है। ये राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद स्थापना करती है और जिन नगर या कस्बों की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है वहां पे इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की जाती है। ये फैमिली कोर्ट एक्ट में ही बताया गया है। फैमिली कोर्ट बनाया गया, इस अधिनियम की धारा 14 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है सर। फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या क्या हैं, क्योंकि ये शक्तियां जो है मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी बुक में से आपको पढ़कर बताई है। जो धारा 14 है फैमिली कोर्ट को शक्ति देती है कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की औपचारिकताओं से हटकर भी साक्ष्य स्वीकार कर सकती है। ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट बताया गया है। अब धारा 14 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जो है सर, इसको भी हम समझ लेते हैं। जो वर्ड टू वर्ड तो मैंने आपको पढ़ के बताया ही है, उसी के संबंध में आगे मैं जानकारी दे रहा हूं। कोई भी फैमिली कोर्ट किसी भी रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज या सूचना को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकती है यदि वह न्यायालय की राय में उस विवाद को प्रभावी रूप से सुलझाने में सहायक हो, भले ही वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत स्वीकार या प्रासंगिक ना हो। ये परिभाषा हो गई। अब इसमें विशेष बात क्या है सर, हम उसको देख लेते हैं। यह धारा न्यायालय को प्रोसीजर रिलैक्सेशन की छूट देती है, यानी पारंपरिक साक्ष्य नियमों की बाध्यता इसमें नहीं होती है। यह सबसे विशेष बात है इसमें, जो इस परिभाषा को समझने के बाद उसमें से जो निकल के आई है उसको मैंने आसान शब्दों में बताया। एक बार फिर आपको बता देता हूं। यह धारा न्यायालय को प्रोसीजर रिलैक्सेशन की छूट देती है, यानी पारंपरिक साक्ष्य नियमों की बाध्यता इसमें नहीं होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो प्रासंगिक धारा है सर, उसमें धारा 5 है, साक्ष्य केवल प्रासंगिक तथ्यों का दिया जाएगा। कोई भी साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं माना जाएगा जब तक वह उस मामले से संबंधित प्रासंगिक तथ्य ना हो। धारा 17 से 21 जो एविडेंस एक्ट की धारा है, उसमें एडमिशन, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य आदि की स्वीकार्यता के बारे में बताया गया। परंतु फैमिली कोर्ट में इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन धाराओं की बाध्यता नहीं होती है क्योंकि फैमिली कोर्ट स्वतंत्र रूप से तय कर सकती है कि कौन सी सूचना विवाद के निपटारे के लिए सहायक हो सकती है। ये न्यायालय खुद डिसाइड करेगा मामले की परिस्थिति और कंडीशंस के हिसाब से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भी हम देख लेते हैं सर, बीएसए, जो कि वर्तमान में नया अधिनियम बनाया गया है। इसकी धारा 13 में भी केवल वही तथ्य साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो सीधे तौर पर विवाद से जुड़े हों। एक मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं सर मैं, वो जो बुक में वर्ड टू वर्ड लिखी हुई परिभाषा हो, यहाँ मैंने वो नहीं लिखी है। ये तो सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैंने उसी से मिलती जुलती बातें इसमें लिखी हैं। और धारा 4 में बताया है कि साक्ष्य तभी स्वीकार होगा जब यह विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया गया हो। क्योंकि अगर हम एविडेंस एक्ट को सर देखें तो एविडेंस एक्ट की जो धारा 3 है सर, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं कि धारा 3 और धारा 4 जो बुक में दी गई है एविडेंस एक्ट की, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बुक लेके बैठा हूं सर मैं आपके लिए। इसकी धारा 3 में बताया गया है कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट, ये इसमें बताया गया है। किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादत तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एक संबंध पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है,
अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। ये इसमें सर बताया गया है। इसी प्रकार से जो बुक में धारा 4 में बताया है, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। ये सर इसमें वर्ड टू वर्ड है, उसकी डेफिनेशन भी दी गई है पूरी डिटेल के साथ। लेकिन चूंकि अगर पूरी डिटेल इसको समझाऊंगा तो सर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सरल तरीके से एक सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको आपके लिए तैयार किया है। और फैमिली कोर्ट में इन धाराओं की बाध्यता नहीं होती है सर, ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट बताया गया है। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 इन्हें ओवरराइड करती है, मतलब वो न्याय प्राप्ति के लिए जो उचित समझेगी वो कार्रवाई करेगी फैमिली कोर्ट। उदाहरण से सर हम इसको समझ लेते हैं। पति पत्नी के बीच तलाक का मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। अब तलाक का मामला है सर, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में आता है। धारा 13 बी में आपसी सहमति से तलाक का मामला आता है हिंदू विवाह अधिनियम का। तो ये धारा 13 का जो मामला है अदालत में चल रहा है। तलाक का मामला आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत यदि महिला ने पेश किया है, या फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 7 के तहत विवाह को शून्य और बातिल करने का कोई दावा पेश किया गया है। तो इसी अगर कोई कंडीशन है तो उसमें पत्नी द्वारा एक व्हाट्सएप चैट प्रस्तुत की जाती है जिसमें पति ने मारपीट स्वीकार की है। यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको वो पेश कर सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यदि फॉरेंसिक प्रमाण नहीं हो तो यह चैट अस्वीकार हो सकती है। मतलब एविडेंस एक्ट तो ये कहता है कि यदि उस पर फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है तो वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जाएगी, लेकिन फैमिली कोर्ट में इसे साक्ष्य में स्वीकार कर सकती है क्योंकि यह विवाद को सुलझाने में सहायक हो सकता है। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि मामले को सुलझाने में आवश्यक है तो वो एविडेंस एक्ट से हटके भी उसको साक्ष्य में स्वीकार कर सकती है। ये स्वतंत्रता और स्पेशल शक्ति फैमिली कोर्ट को प्राप्त है। जो हमारा आज का वीडियो का टाइटल है कि फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या क्या है, तो फैमिली कोर्ट की शक्तियां में ये जो मैंने सभी आपको बातें बताई है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें उसमें शामिल हैं। अंत में हम निष्कर्ष देख लेते हैं सर। फैमिली कोर्ट को साधारण दीवानी न्यायालयों से अलग इस दृष्टिकोण के साथ स्थापित किया गया है कि पारिवारिक विवादों को अधिक मानवीय, लचीले और न्यायिक तरीके से सुलझाया जाए। ये इसको स्थापित करने का मकसद यही है सर। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 उन्हें शक्ति देती है कि वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और बीए 2023 के औपचारिक साक्ष्य नियमों से हटकर भी निर्णय ले सकें। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या हैं उस पर दे दी है। और इसी के नीचे सर ये कुछ जो है कि डिस्क्लेमर भी लिखी हुई है। और मैं इस ई बुक का भी सर आपको परिचय करा देता हूं कि इस ई बुक के अंदर आखिर क्या क्या जानकारियां दी गई हैं। ये स्क्रॉल करके सर मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा। 152 पेज हैं सर इस ई बुक में, लेकिन पीडीएफ में कन्वर्ट होने पे कुछ कम हो जाते हैं। इसको मैं स्क्रॉल करके सर ऊपर ले जा रहा हूँ। इसमें बीच में आपको बताता चलूं सर मैं, ये आप देख रहे हैं क्या हमें फैमिली कोर्ट में एडवोकेट चाहिए। तो इसमें सर ये जो एक साइटेशन मैंने लिखी है, उड़ीसा उच्च न्यायालय 10 मार्च 2006 को साधना पात्रा बनाम सुभद्र प्रधान, इसका पेरा 6 और 37, जिसको मैंने उसी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताया है। आप देख रहे हैं इसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है, ये भी इसमें उल्लेखित है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं सर। तो क्या पिता की संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे का मामला फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है? इसका उल्लेख भी इस ई बुक के अंतर्गत आपको मिलेगा। इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक मैंने इसमें लिया है सर, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत अपील की समय सीमा क्या होगी। इस पे मैंने सर स्पेशल वीडियो तो बना ही दिया है, लेकिन उसको इसी ई बुक में मैंने शामिल किया है। और इसी प्रकार से जो अगला टॉपिक है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ सर, आप देख रहे हैं संपत्ति विवाद एवं उत्तराधिकार। अब ये सर हमारे यहाँ से अध्याय चालू हो गए, तो मैं आपको प्रारंभ में ले जाता हूँ। फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या हैं, ये ई बुक का शीर्षक है और इसी शीर्षक से मेरे स्टोर पर ये ई बुक आपको मिलेगी। और लगभग फैमिली कोर्ट में कुछ ई बुक में ज्यादा जानकारी है, लास्ट में कुछ कम है, या जैसा भी हमारा वीडियो और उसका टाइटल है उससे संबंधित जानकारी आपको उसमें मिल ही जाएगी। इसमें जो मैंने अध्याय में इसको विभाजित किया है, अध्याय 1 में पारिवारिक न्यायालयों के परिचय के बारे में बताया गया है। इसमें विवाह से जुड़े विवाद अध्याय 2 में बताए गए हैं। अध्याय 3 में तलाक और विवाह विच्छेद के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में भरण पोषण और गुजारा भत्ते के बारे में बताया गया है। जैसे कि भरण पोषण के संबंध में भी आपको जानकारी देता चलूं, हर वीडियो में सर मैं दे देता हूं, लेकिन चूंकि महिलाओं से जुड़े हुए मामले हैं तो मैं स्पेशल एक बार आपको और जानकारी दे देता हूं। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत भरण पोषण के मुकदमे पहले अदालत में पेश किए जाते थे, अब वो तब्दील होकर धारा 144 कर दिए गए BNSS 2023 के तहत। उसी में ये सारे मामले पेश होते हैं।
इसमें महिला उसकी स्वयं की बच्चों के भरण पोषण की मांग कर सकती है। उसके बूढ़े माता पिता भी कर सकते हैं, अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित संतान है, ये सभी भरण पोषण की मांग उस पति से कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें बिना किसी कारण के छोड़ रखा है। धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इसके तहत भी भरण पोषण की मांग की जा सकती है। इसकी जो धारा 17, 18, 19, 20, 21, 22 है, उसमें विभिन्न प्रकार की सहायताएं महिलाओं के द्वारा न्यायालय में मांगी जा सकती हैं। जैसे कि यदि वो किराए के मकान में रह रही है तो उसके किराए की भी मांग कर सकती है, बच्चों के और उसके स्वयं के भरण पोषण की मांग कर सकती है, पति के मकान में रहने के लिए मकान की भी वो मांग कर सकती है कि पति के मकान में रहने के लिए उसको स्थान दिया जाए और वहां जब वो रहे तब उसके साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित न की जाए। ये तमाम मांगे इसमें की जा सकती है और इसमें धारा 23 के तहत आवेदन के विचारण के दौरान अंतरिम सहायता राशि भी उसके द्वारा भरण पोषण के रूप में मांगी जा सकती है। इसी प्रकार से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 या सहमति से तलाक की धारा 13 बी की कोई याचिका विचाराधीन है तो उसमें भी धारा 24 के तहत महिला उस आवेदन के विचारण के दौरान खर्च की मांग कर सकती है। धारा 25 में भी भरण पोषण की उसके द्वारा मांग की जा सकती है। तो ये सभी जानकारी इसमें दी गई है। बाल अध्याय 5 में बाल संरक्षण एवं अभिरक्षा के बारे में बताया है। अध्याय 6 में संपत्ति विवाद एवं उत्तराधिकार के बारे में बताया है। संपत्ति विवाद का भी सर मैं बता दूं, मेरे कई व्यूअर्स ने सवाल किया था कि क्या पैतृक खानदानी संपत्ति या भाई बहन का विवाद फैमिली कोर्ट में निपटाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं निपटाया जा सकता सर। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7C, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वैवाहिक रहने के दौरान यदि कोई मामला उठता है संपत्ति का तो उसको फैमिली कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। जैसा कि मैंने जो है कि एक साइटेशन भी बताया शाहिदा विरुद्ध, शाहिदा करके सर वो साइटेशन के अब्दुल जलील विरुद्ध टी ए शाहिदा AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 3184, ये स्पेशल साइटेशन मैंने इसलिए आपके लिए ढूंढ के लिए ई बुक में प्रिंट भी की है क्योंकि इसमें जो पति पत्नी है उनका विवाह 1995, ये सर जो सर्वोच्च न्यायालय की जो साइटेशन है उसमें इसी बात को मुख्य फोकस करके बताया है कि जो शाहिदा नाम की जो महिला है उनका जो उनके पति से विवाह हुआ था के अब्दुल अजीज जलील से, तो उसमें 1995 में इनका एक पहली एक पुत्री हुई, फिर एक संतान हुई, फिर उनके संबंध तबीयत खराब रहने लगी शाहिदा की, फिर उनके संबंध आपस में बिगड़ गए। 95 में उसको तलाक दे दिया और पत्नी जो शाहिदा है उसको जो नकदी और जेवरात मिले थे उनसे अब्दुल अजीज के द्वारा संपत्तियां खरीदी गई थी जिसको न्यायालय में अनुसूची ए और अनुसूची बी करके पेश किया गया था, जिनको एग्जिबिट भी करवाया गया था। तो उस पति के द्वारा मांग की गई कि संपत्तियां उसकी हैं। हालांकि न्यायालय कुटुंब न्यायालय ने अनुसूची ए की संपत्ति का भी मालिक शाहिदा को माना और बी में 23/100 अंश शेयर का मालिक उसको माना। उसकी अपील फिर सर्वोच्च न्यायालय में की गई तो वहां भी सर वो फैसला जो है कि शाहिदा के पक्ष में ही दिया गया और ये विशेष रूप से उसमें डिसाइड किया गया, उसमें जो है कि वादी अधिवक्ता और वादी अधिवक्ता के द्वारा ये तर्क दिए गए थे कि जो संपत्ति का विवाद है वो फैमिली कोर्ट के द्वारा नहीं सुना जाएगा। इसमें न्यायालय ने स्पेशली रूप से बताया है कि जो धारा 7 है कुटुंब न्यायालय अधिनियम की, उसकी उपधारा C जो है उसको व्यापक रूप से लेना चाहिए। मतलब वैवाहिक संबंधों के दौरान यदि पति और पत्नी के बीच में कोई मामला होता है संपत्ति से रिलेटेड तो उसको फैमिली कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस फैसले में स्पष्ट रूप से बताया गया है। उसको भी मैंने इस ई बुक के अंदर प्रिंट किया है जो मैंने आपको दिखा भी दिया है। अध्याय 7 में गोद लेने से जुड़े मामले हैं सर। अध्याय 8 में घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार हैं। अध्याय 9 में आपसी सहमति और मध्यस्थता है। फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया अध्याय 10 में बताई गई है। अध्याय 11 में फैमिली कोर्ट से जुड़े नवीनतम निर्णय और केस लॉ, जो मैंने आपको लगभग बता दिए हैं सर, जो भी 3, 4, 5 केस मैंने इसमें उल्लेखित किए हैं। और 12 में निष्कर्ष एवं कानूनी परामर्श और अंत में डिस्क्लेमर भी सर मैंने लिखी है। डिस्क्लेमर आप मतलब जानते हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो आप इसका किसी भी जानकारी को उपयोग करने से पहले आप विधि विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें। और ये जो मैंने साइटेशन बताई है इसकी बुक आप अदालत में पेश करें क्योंकि बुक में ये प्रिंटेड है और उस बुक की ही आप फोटोकॉपी करा के और मूल बुक कोर्ट में जैसा आपके सामने पेश करें। ऐसा ना हो कि आप इसी की फोटोकॉपी पेश कर दें, ये अदालत में मान्य नहीं होगी। वहां पे आपको मूल जो बुक है उसी को आपको परचेस करना होगा। ये ई बुक आपके सिर्फ एक मार्गदर्शन के लिए या गाइडलाइन के लिए या आपकी समस्याओं के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मेरे द्वारा तैयार की जाती हैं। तो इस प्रकार से सर ये मैंने आपको ई बुक का भी परिचय करा दिया
कि इस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, और इसकी लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और इसके अलावा भी फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मैंने काफी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं कि कहाँ पेश होगा मुकदमा, धारा 7 के तहत या आदेश 7 के तहत। आदेश 7 जो है नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता का, उसमें वो कंटेंट बताए गए हैं कि वाद पत्र में किन किन चीजों का उल्लेख होगा, जैसे कि कोर्ट फीस का, क्षेत्राधिकार का, ये सभी बातें वादी प्रतिवादी के नाम पते लिखे जाएंगे। और पूरा डिटेल उनकी जो जो है 9 पॉइंट हैं जो मैंने वीडियो में पूरे डिटेल से बताई भी हैं, बुक के अंदर से भी पढ़ के। अब चूंकि डबल से सर मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो है फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या हैं, इससे टाइटल है हमारा वीडियो। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि वो आदेश 7 नियम एक इससे संबंधित है कि हमें अभिवचन में किन किन बातों का उल्लेख करना होगा। आदेश 6 जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का, वो उसके बारे में भी मैंने जानकारी दी है। वो सभी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। और इसी प्रकार से क्या पैतृक संपत्ति का वाद कुटुंब न्यायालय में पेश किया जा सकता है, इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और इसी प्रकार से फैमिली कोर्ट का परिचय क्या है, इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और तकरीबन 10 वीडियो बनाए हैं मैंने सर की फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमुख 10 शपथ पत्र क्या होंगे। इसके अलावा मैंने नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 50 वीडियो बनाए जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। वसीयत से रिलेटेड भी काफी वीडियो हैं, बीएसए से रिलेटेड भी काफी वीडियो है। धारा 2 पे मैंने काफी वीडियो बनाए सर, उसमें 39 परिभाषाएं दी गई। धारा 2 में हर परिभाषा पे एक एक वीडियो मैंने बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। नोटरी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वीडियो 4-5 मैं आपको बता देता हूं जो नोटरी अधिवक्ताओं के लिए बड़े काम के हैं, जैसे हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड। इसमें टिकट कहाँ चस्पा किए जाएंगे, सीलें कहाँ लगाई जाएंगी, किस प्रकार से लगाई जाएंगी, पूरी डिटेल जानकारी दी है। 1 घंटे का वीडियो है सर नोटरी ट्रेनिंग का जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत जो सील है सर वो सिर्फ एक ही बताई गई है। मतलब उसमें जो सील का प्रारूप और डिजाइन है, इसमें शपथ पत्र पर लगने वाली कुल 6 सीलें और अनुबंध पत्र लगने वाली, एग्रीमेंट पर लगने वाली कुछ 10 सीलें, वो किस प्रकार से होंगी, उनका प्रारूप क्या होगा, ये भी मैंने ई बुक के अंदर प्रिंटेड कर दिया। इसी प्रकार से नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम क्या होंगे, इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। 1 घंटे का वीडियो है पूरी ट्रेनिंग के तौर पर जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसकी ई बुक भी मैंने तैयार किया, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से जिनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो गया है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करेंगे, 3 आवेदन लिखे जाएंगे, वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, उनकी ड्राफ्ट क्या होगी, कहाँ चालान भरा जाएगा, ये पूरी डिटेल जानकारी इस मैंने वीडियो में भी दी है और ई बुक के अंदर भी दी है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। नोटरी सेल के द्वारा डिफेक्ट निकाले जा रहे हैं एफिडेविट्स में, तो एक आइडियल एफिडेविट की ड्राफ्ट मैंने तैयार की है और उसका उपयोग मैंने स्वयं ने भी किया और मेरे यहाँ अन्य अधिवक्ता जो 8-10 वकील साहब हैं सबने किया है और सभी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ चुका है। तो उसमें वो जो कॉलम मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं वो उस ई बुक के अंदर डिटेल में मेरे द्वारा बताए गए हैं, उसका उपयोग करके आप आपकी परिस्थिति के हिसाब से उसमें संशोधन करके उसका उपयोग कर लें। ऐसा ना हो कि वैसा कि वैसी आप छाप दें, क्योंकि आपकी नोटरी सेल से जो डिफेक्ट निकाला गया आपको उसी अनुसार उसमें संशोधन करके तैयार करना है। तो इस प्रकार से सर मैंने आज के वीडियो में फैमिली कोर्ट की शक्तियां क्या हैं इस पे मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।